Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहला टॉपिक हमारी पोएम्स का फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रही हूँ। अब तक हम काफ़ी सारी पोएम्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच भी करी है। तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में क्या है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें ना कि सिर्फ किसी एक पोएम की बल्कि सभी की सभी फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप आपको पोएम के सारे एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, और जिनको नहीं पता है कि हम पोएम के एक्सप्लेनेशंस भी करवाए हैं फर्स्ट स्लाइड की सारी पोएम्स की, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए मैं फिगर ऑफ स्पीच का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच एक तरह की पोएटिक डिवाइस है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच जो है ये पोएटिक डिवाइसेस होती है। पोएटिक डिवाइसेस में टोटल दो होती हैं, एक राइम स्कीम और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच। राइम स्कीम भी हम अपनी पोएटिक एक्सप्लेनेशंस में करते हैं, जो पोएम की लाइंस की लास्ट वर्ड्स पे ध्यान देने वाली बातें होती है, और बाकी फिगर ऑफ स्पीच जो रहता है वो हमारा होता है पैटर्न्स को लेकर के। काफ़ी बार सेम वर्ड आ रहा है, काफ़ी बार अलग वर्ड आ रहा है, ये वर्ड उससे मिलता है, ये वर्ड उससे नहीं मिलता, इन सब का मेल जोल मिला करके हम फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है। तो बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली पोएट द्वारा यूज़ की गई पैटर्न्स हैं जो रीडर को पोएम बेहतर समझने के लिए आसान करती हैं, और अच्छे से हम पोएम समझ सके इसके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच बनाई गई हैं, और इसी के लिए पोएट्स फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके अपनी पोएम्स बनाते हैं। चलिए, मीनिंग में लिखा है फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कन्वे मीनिंग और सम काइंड ऑफ न्यू इफेक्ट बाय कंपेयरिंग और आइडेंटिफाइंग वन थिंग दैट हैज़ अ प्राइमरी मीनिंग टू द रीडर। प्राइमरी मीनिंग, सबसे पहले हम कोई भी एक लाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में क्या विचार आ रहा है। जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, हम समझ गए कि कोई क्रो बैठा है, मैं भी हूँ, और वो क्रो थोड़ा सा मूव किया, कुछ स्लाइट मूवमेंट हुआ। अब इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच लिखी है कि नहीं लिखी। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ठीक है, बेलिंडा ब्रेव है, बेयर्स जैसी ब्रेव है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा समझने का क्या, ये तो आ गया हमारे पास प्राइमरी मीनिंग, लेकिन एक्स्ट्रा समझने की इसमें ये बात है कि बेलिंडा को बेयर के साथ, एक ह्यूमन को एक बेयर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बेलिंडा को किया है। क्यों? एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन को डायरेक्टली लिखा है एज ब्रेव एज बेयर्स, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। हर वर्ड, ऑलमोस्ट हर वर्ड इस लाइन का बी से शुरू हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रही है कि हम बार बार एक का एक लेटर या एक का एक साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो ये क्या है, हमारा ध्यान पोएम के एक्चुअल मीनिंग से हट करके दूसरे मीनिंग पे भी जा रहा है कि अरे, एक गर्ल को बेयर क्यों बोला, उसमें सारे वर्ड्स क्यों बी वाले लिए, बेयर बोला, लॉयन तो और भी ब्रेव होता है, लॉयन क्यों नहीं बोला। तो ये सब क्या है, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच है कि हमारा ध्यान पोएम के एक्चुअल मीनिंग से हट करके कहीं दूसरी तरफ, दूसरे डबल मीनिंग पे जाता है। Figures of speech are used to understand the poetic devices used by the poet to seek the reader's attention. रीडर का अटेंशन खींचने के लिए पोएट्स जानबूझ करके फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले बता दूं कि हमारे पोएटिक डिवाइसेस का जो इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे, वो टोटल दो प्रकार की रहती है। पोएटिक डिवाइसेस टोटल दो टाइप की होती है, एक रहती है राइम स्कीम और एक रहती है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, राइम स्कीम जो होती है वो हमने डिस्कस किया है कि वो पोएम की पहली लाइन, मतलब सारी लाइंस के आखिरी वर्ड्स को ध्यान में रखते गए बस ABCD लिखना रहता है सीक्वेंस में। जहाँ पे राइम कर रहे हैं उन सबको एक लेटर देंगे, जहाँ राइमिंग बदल रहा है वहाँ पे एक नया लेटर दे देंगे, और ये कंसिक्यूटिव तरीके से A के बाद B, B के बाद C, D, E वैसे ही रहना चाहिए। और फिगर्स ऑफ स्पीच तो भाई साहब बहुत सारे तरीक़ों की होती है। अगर हम देखने जाएँ सबके नाम तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन है वो है एंटीथेसिस, एलिटरेशन, सिमिली, मेटाफर, सिनेक्डॉक, मेटोनिमी। तो ये सब के सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले सिमिली और मेटाफर से, जो कि बेसिक कंपैरिजन के फिगर्स ऑफ स्पीच है। ये दोनों ही इनडायरेक्ट कंपैरिजन को ध्यान में रखते हैं, इसलिए एक साथ पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझना बहुत आसान रहेगा। सिमिली में लाइक और एज, एडजेक्टिव एज, ये दो शब्दों का इस्तेमाल करके, ये दो में से किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल करके दो इनडायरेक्ट
सब्जेक्ट्स को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, जैसे बेलिंडा अभी हमने डिस्कस किया, राइट, इज एज ब्रेव एज अ बेरल फुल ऑफ बेयर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज, यहाँ पे ये क्या किया है हमने, एज एडजेक्टिव एज, यहाँ एडजेक्टिव की जगह पे कुछ भी हो सकता है, या फिर ये लिखा जा सकता है बेलिंडा इज ब्रेव लाइक अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो ये भी क्या है, सिमिली है। यहाँ पे दो इनडायरेक्ट चीजें क्या है, एक ह्यूमन और एक बैरल ऑफ बेयर्स, ये दोनों का कोई मेल जोल ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक बार को दो गर्ल्स दो बॉयज, एक गर्ल और एक बॉय, मम्मी पापा, मम्मी और मासी, किसी में भी हम कंपैरिजन बता सकते हैं, लेकिन बेलिंडा और बेयर्स में हम कंपैरिजन नहीं बता सकते, कोई हो ही नहीं सकती। तो ऐसी इनडायरेक्ट चीज़ों को जब कंपेयर करके बोला जा रहा है तब हम सिमिली लिखेंगे। अच्छा, अगर पोएम की यही लाइन है, शी जस्ट लुक्ड लाइक हर मदर, तो इसमें सिमिली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो मम्मी जैसी तो दिख ही सकती है, उसी की मम्मी है, वो उन्हीं की बेटी है, तो सिमिलर फेस हो सकता है, दैट इज़ नॉट सिमिली। जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं वो सिमिली रहता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स है, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, मतलब यहाँ पे उनकी जो फीलिंग्स है, जो भी पर्सन को वो कह रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो रेड रेड रोज़। रोज़ एकदम रेड कब होता है, जब वो काफ़ी फ्रेश रहता है। तो एक रेड रेड रोज़, एक फ्रेश रोज़, अभी जस्ट बॉर्न, जस्ट ग्रोन अप रोज़ की तरह उनका लव भी जस्ट उसी व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं इट इज़ वेरी फ्रेश एंड इट इज़ वेरी प्योर। रेड रोज़ का जो रेड कलर रहता है वो जितना प्योर होता है, वो कह रहे हैं माई लव इज़ प्योर लाइक अ रेड रेड रोज़। ठीक है, तो यहाँ पे लव और रोज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, हालांकि दोनों सेम टॉपिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी उनके में कंपैरिजन कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, दैट इज सिमिली। क्या वर्ड यूज़ करके किया गया है, लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। आपकी टेक्स्ट बुक की एक पोएम का लाइन है, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मिरर जब टूटता है तो ऐसे स्ट्रेट ट्राइंगुलर पीसेस करके टूटता है, ट्राइंगुलर नहीं क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ऐसे एकदम तिरछे शार्प ऐसे पीसेस करके वो टूटता है। तो मून भी जब उसकी रेज नीचे धरती पे आती है या सन की आती है जब, तो ट्रीज़ की वजह से, ट्रीज पोएम का ये लाइन है, ट्री के ब्रांचेस की वजह से वो ऐसे ब्रेक होकर के एकदम तिरछी, वो भी ऐसे शार्प पॉइंट्स डाल करके गिरती है ग्राउंड पे। तो उसलिए यहाँ पे बताया कि मून मिरर की तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक समझ में आने के बाद हम बढ़ते हैं मेटाफर की तरफ। मेटाफर क्या है, यही सेम चीज़ एग्जैक्टली सिमिली, पर उसमें लाइक और एज यूज़ किए बिना आपको कंपैरिजन करके बताया जाएगा। दो इनडायरेक्ट चीज़ों में इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे अगर आपकी बुक का एक एग्जाम्पल यहाँ भी दे दूँ तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ठीक है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग आ रहा है। सबसे पहली बात तो फॉग आता नहीं है, दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन, लेकिन वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, पहली बात फॉग को पैर दे रहे हैं, दूसरी बात बिल्ली के पैर दे रहे हैं। लिटिल कैट फीट, फॉग कम्स लाइक अ कैट, सिमिली फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, मेटाफर। ये चीज़ जो रहती है पूरी, ये आपकी हो जाएगी मेटाफर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक यूज़ किया है ना एज यूज़ किया है, और कैट को क्यों इस्तेमाल किया है, क्या कंपैरिजन बनाना चाह रहे हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आया। हमको ये समझ में आता है कि कैट जो होती है वो बहुत छुपते छुपाते आती है। पोएम का एक्चुअल मीनिंग जब हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं तब हम ये समझते हैं पोएम में कि फॉग जो है वो छोटे छोटे पैर, बिल्कुल कैट की तरह एकदम धीरे से बढ़ रहा होता है। हमारा, हम अगर बैठे हैं स्काई को ही देख रहे, हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा कि फॉग वहाँ पे मूव कर भी रहा है कि नहीं। कैट भी इसी तरीके से बिल्कुल धीरे दबे पाँव आती है, फॉग भी दबे पाँव आता है। तो फॉग के पैर नहीं लग गए, यहाँ पे कैट के पैर जैसे दबे पाँव आते हैं वैसे फॉग को बोल रहे कि फॉग जैसे आता है जैसे चले जाता है, हम ध्यान भी नहीं दे सकते कब आता है कब चला जाता है। हाँ, लेकिन उसकी मूवमेंट कुछ देर बाद कि पहले वहाँ पे क्लाउड्स थे अब यहाँ आ गए, वो चीज़ हम ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसको हम बाय आइज डायरेक्टली नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि उसका स्टाइल ही ऐसा है, दबे पाँव आते हैं। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस आप देखेंगे वो होंगे क्लियरली मेटाफर।
ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज। यहाँ पे जो भी पोएट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है जहाँ पे हम परफॉर्मर्स हैं, स्टेज पे हमको परफॉर्म करना है, वहाँ पे जजेस हैं, गॉड हैं, सब देख रहे हैं कि हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। यहाँ पे दुनिया में हम शुरू करते हैं अपना बर्थ, तब से लेकर के मरते दम तक हम कोई ना कोई काम परफॉर्म ही कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। घर पे मटेरियल बनाने के लिए मैंने परफॉर्म किया, कुछ काम किया। अच्छा मटेरियल नहीं बनाओ, अच्छा मटेरियल बनाओ, ये सब क्या है, एक तरह का परफॉर्मेंस है। खाना खाओ, किस तरीके से खाओ, उठो, नहाओ, ब्रश करो, एवरीथिंग दैट इज़ ऑल अ स्टेज एंड वी आर परफॉर्मिंग ऑन इट। हम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, हम बस बैठे रहते हैं, उठा, ब्रश किया नहीं किया ठीक है, पानी पी लिया, मुंह साफ़ हो गया, नहाए नहीं नहाए ठीक है, कोई बात नहीं, सर्दियां हैं चलेगा, ये सारा क्या है, दैट इज़ ऑल अ स्टेज। तो यहाँ पे वर्ल्ड को एक स्टेज बोला जा रहा है, डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग नहीं करते, हम हमारा सारा काम यहाँ पे कोई ना कोई जज करता है। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स आपकी 9th स्टैंडर्ड की पोयम है। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड यहाँ पे परेशानियों को बोल रहे हैं, वीक फायर्स यहाँ पे वीक पीपल को कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है तो कमज़ोर लोग ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पाते, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ना कि सिर्फ उनको ख़त्म कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, बल्कि और ज़्यादा अच्छे से रहने लग जाते हैं। इसी के बाद वाली लाइन थी कि विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, कि अगर स्ट्रॉन्ग फायर्स है, स्ट्रॉन्ग पीपल है, तो हवा की वजह से आग फैलती है ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से, और उनकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बनती है, और वहीं जो वीक पीपल है उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे दो मेटाफर यूज़ किए गए हैं, एक विंड का और एक वीक फायर्स का। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप को यहाँ पे किससे कंपेयर किया जा रहा है, फेदर्स को यहाँ पे फ्री बर्ड से, ठीक है। तो होप कैसे हो सकती है बर्ड जैसी, वो ऐसे हो सकती है कि एक बर्ड जब फ्री होता है तो वो कितना भी फार फार उड़ सकता है। जब उसके फेदर्स बंद कर दिए जाते हैं, जब उसको कहीं कैप्टिवेट कर लिया जाता है, तो वो फ्रीडम उससे छीन ली जाती है। उम्मीदें भी ऐसी है, जब तक चल रही है, ऊपर से ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही हम कैप्टिवेट हो जाते हैं, हमारी सोच कैप्टिवेट हो जाती है, जैसे पंख कट गए हो, इस तरीके से हम भी, हमारी उम्मीदें भी बैठ जाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन को इनडायरेक्ट तरीके से जब लिखा जाता है तो वो है हमारा मेटाफर, और वही अगर डायरेक्टली लाइक या एज डाल के बोला गया है तो दैट विल बी सिमिली। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं एलिट्रेशन की तरफ। एलिट्रेशन जो है बच्चों सबसे इजी टॉपिक है, लिटरली सबसे इजी टॉपिक हमारा एलिट्रेशन है। बस 3 चीज़ों पे ख़त्म हो जाता है, और बच्चे तो एक याद रखते हैं तो भी उनके फुल मार्क्स आ जाते हैं। एलिट्रेशन का मतलब एक लाइन में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक लाइन में पहला लेटर वर्ड्स का, नॉट सारे वर्ड्स का, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का पहला लेटर, पहला साउंड, या फिर पहला सिलेबल सेम होना। सिलेबल क्या होता है, साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, अभी समझते हैं। लेटर का मतलब पहला जो अक्षर है, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, BBFF, और वो फेयर वाला F भी ले लेंगे, ठीक है। 2 बार B आ रहा है साथ में स्टार्टिंग में, 2 बार फोम फ्लू, F से शुरुआत हो रही है, लेटर सेम है। यही अगर मैं बोलूँ सिलेबल, तो सिलेबल कब आता है, जब आपके 2 वर्ड्स सेम, जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ब्राउन भी लिखा होता अगर इस लाइन में, ब्राउन एंड ब्रेव, तो BR, ठीक है। फिर किसी का नाम या कोई वर्ड SH से शुरू होता है उसको श बोलेंगे, CH से शुरू हो रहा है उसको च बोलेंगे, ठीक है। तो वो वाले जो 2 लेटर का एक जो व्यंजन बनता है हिंदी के अनुसार, उसे हम कहते हैं सिलेबल। आप लेटर भी समझेंगे तो लेटर के बाद ही सिलेबल आता है, सीधी बात है, तो वो भी ठीक है। और साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे आपकी टेक्स्ट बुक की पोएम्स में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और बाय कोर समझने के लिए हमको ये समझना भी ज़रूरी है। 1 वॉचमैन वॉज वॉकिंग विगरसली, OWWW, 3 अलग अलग लेटर है, टोटल 5 वर्ड है, लेकिन बोलने में सबके सब व से ही शुरू हो रहे हैं। 1 वॉचमैन वॉज वॉकिंग विगरसली, व दैट इज साउंड। तो एलिट्रेशन 3 चीज़ों में ख़त्म होता है, लेटर, साउंड एंड सिलेबल। हमारी तीनों चीज़ें जब कोई एक भी अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में दिख रही है, सिंपली सबसे इजी और ऑलमोस्ट सब पोएम में होता है एलिटरेशन। एक बार मीनिंग देख लेंगे। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ सेम लेटर, साउंड और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ फ्रेज और पोएटिक लाइन, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते गए हम इसी की तरह एक नया देखेंगे
फिगर ऑफ स्पीच, जैसे एलिट्रेशन आपको समझ में आ गया कि सिर्फ पहला पहला लेटर रिपीट हो रहा है या पहला पहला साउंड रिपीट हो रहा है। अब हम आते हैं रिपीटेशन पे। यहाँ पे सब कुछ रिपीट होगा, पूरा पूरा वर्ड रिपीट होगा, पूरी पूरी लाइंस रिपीट होंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले रिपीटेशन है, इसमें वर्ड्स या स्टैंजास मतलब वर्ड्स या फ्रेजेस जो होते हैं वो पूरे रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन, तो क्या यहाँ पे हेवन ऑफ हेल 2 बार आ रहा है? नो, यहाँ पे हेवन 2 बार आ रहा है, हेल 2 बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा फ्रेज जो है वो कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा फ्रेज कॉपी यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ हेवन 2 बार आ रहा है और हेल 2 बार आ रहा है। तो ये वर्ड्स का रिपीटेशन हुआ, वर्ड्स का रिपीटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। यहाँ पे अलोन 3 बार रिपीट हो रहा है और इसके अलावा ऑल भी 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब पूरा लाइन रिपीट हो रहा है लेकिन लाइंस रिपीट नहीं हो रही है। एक ही लाइन में एक वर्ड 3 बार यूज़ किया गया है, एक वर्ड 2 बार यूज़ किया गया है, दैट इज़ रिपीटेशन। एक का एक वर्ड एक ही लाइन में, या अगर आपको 2 लाइन्स गिवन है क्वेश्चन में तो उसमें बार बार आ रहा है तो वो रिपीटेशन होगा। बार बार यानी 2 बार भी आ रहा है तो वो रिपीटेशन होगा। अब रिपीटेशन के 2 और भाई हैं, एनाफोरा और पॉलीसिंडेटन। पहले बढ़ते हैं एनाफोरा की तरफ। आपको याद तो ये भी रेपिटेशन के तरीके से ही रखना है, ये भी एक तरह का बच्चों रेपिटेशन ही है, लेकिन इसका रियल नेम एनाफोरा है। जीएसईबी करिकुलम में इसको प्यार से रेपिटेशन ही बुलाते हैं। इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव मतलब सलंग लाइंस में पहला पहला वर्ड सेम होना। हर चीज़ पहली हमको देखनी है, अभी के लिए हर चीज़ हमको पहली देखनी है। सम सम, अच्छा इसमें 2 है, सम से सम से, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो क्या हो रहा है, हम बार बार एक ही वर्ड से शुरुआत कर रहे हैं तो हमको एकदम से मीनिंग से हट करके हमारा ध्यान, अरे ये 3 लाइन में एक ही वर्ड है तो लाइन भी एक साथ लिख देते, कॉमा करके लिख देते, स्टोरी हो जाती, कुछ भी हम सोच लेते हैं, पोएम से हट के हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे ये गेम जो हुई ये भी रिपीटेशन है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, रिपीटेशन है। पहला पहला वर्ड 2 अलग अलग लाइन का सेम हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स जब भी आते हैं तो आपको 2 लाइन दी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में डाल देंगे। एक लाइन में डाले तब भी आपको रिपीटेशन लिखना है, 2 लाइन में डाले तब भी आपको तो रिपीटेशन ही लिखना है। एंड देन कम्स पॉलीसिंडेटन जो कि हमारा रिपीटेशन का ही तीसरा भाई है, तो आपको इसके लिए भी रेपिटेशन वर्ड ही याद रखना है। क्लैरिफिकेशन अलग से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों में फ़र्क है, हालांकि बड़ा फ़र्क नहीं है। रेपिटेशन आप समझते हैं कि मैडम हर वर्ड एक बार एक लाइन में अगर 2 बार ध आ रहा है, 2 बार देम आ रहा है, 2 बार यू आ रहा है, 2 बार वी आ रहा है, फिर भी रिपीटेशन, ओके रिपीटेशन। लेकिन और आ रहा है, फिर येट आ रहा है, फिर इफ़ आ रहा है, फिर तो तब क्या करेंगे, तब भी रिपीटेशन ही करेंगे। जब कंजंक्शंस, स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस वाले फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये वाले जब एक ही लाइन में 2 से ज़्यादा बार आते हैं तब भी आप रिपीटेशन ही लिखेंगे। उसका रियल नेम पॉलीसिंडेटन है जब कंजंक्शंस बार बार आते हैं, लेकिन आप उसको रिपीटेशन ही लिखेंगे। एंड द रेन एंड द विंड एंड द थंडर, या फिर ब्लैक और ब्राउन और कैरेट, रिपीट तो हो रहा है ना। रिपीट होने के अलावा हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे द भी रिपीट हो रहा है यहाँ तो, ठीक है। और इसके अलावा टी एच टी एच टी एच टी एच हमारा एलिट्रेशन भी हो रहा है, प्लस सिलेबल का एलिट्रेशन हो रहा है। टी सिर्फ टी नहीं, टी एच 2 लेटर्स। और यहाँ पे भी बी बी ब्राउन एंड ब्लैक एलिट्रेशन भी हो रहा है। एक ही लाइन में 2 से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच फॉलो हो रही हो, काफ़ी में तो 4-5 फॉलो हो जाएंगी, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शंस में क्या गिवन है उसके अनुसार हमको मार्क करना रहेगा, एमसीक्यूज आएंगे आपके। नेक्स्ट कम्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन नाम से हमको एक वर्ड अलग मिलता है, पर्सन। पर्सन मतलब हम, इंसान। तो जब भी किसी नॉन ह्यूमन, जो इंसान नहीं है, फिर चाहे लिविंग है नॉन लिविंग है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है, सिंपली पर्सोनिफिकेशन। मैम पता कैसे लगाएंगे? पता ऐसे लगाओगे कि सेंटेंस में लिखा होगा, बस देखना है और ध्यान थोड़ा रखना है। एक पोएम है ट्रीज, ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड,
द ट्रीज आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, कैसे ट्रीज हाउ आर मूविंग, हाउ आर दे वॉकिंग, स्टम्बल तो दूर की बात है, चल कैसे सकते हैं ट्रीज, नहीं ना, सिंपल है, पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे हम, ठीक है, सब में ऑल एग्जाम्पल्स आर फॉर पर्सोनिफिकेशन ओनली। इस टाइप का पोएम में लाइन आ रहा है तो बस पोएम का मीनिंग समझना है हमको कि पूरा देखना है कि अच्छा कुछ और बोल दिया, नॉन ह्यूमन चीज़ को चलना बता रहे हैं, टैप इज़ रनिंग, पानी गिर रहा है, फैन इज़ ऑन तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है, कहाँ चल रहा है पंखा, नहीं चल रहा है, पर्सोनिफिकेशन। हम डे टू डे लाइफ में हर वक्त यही यूज़ करते रहते हैं, बस पोएम पे ध्यान देना है। चलिए, मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बॉल, बॉल ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि बॉल को रेफर कर रहे हैं, द बॉल पोएम जो है आपकी बुक में, मेरीली बाउंसिंग बॉल के लिए बोला जा रहा है, बॉल बाउंस तो करता है, उसमें कुछ पर्सोनिफिकेशन जैसा नहीं है, पर यहाँ पे मेरीली लिखा है, बॉल हंस हंस के नाचता है, जंप करता है, बाउंस करता है, नहीं ना, बॉल बस बाउंस करता है, उसको फेंकोगे तो वो 5 बार 10 बार 15 बार बाउंस करेगा, लेकिन वो खुश होकर के कैसे बाउंस कर रहा है। तो पोएट यहाँ पे एक ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक एडजेक्टिव शेयर करना चाहते हैं कि वो बॉल हमारी जो भी प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, बैग है कि हम हमेशा से अब नया बैग लेके आ गए, न्यू, ऐसे स्कूल शुरू हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, हम न्यू बैग लेके आ गए, पुराने वाले में 15 बुक्स, असाइनमेंट, नोटबुक्स, ट्यूशन नोटबुक्स, कंपास, ज्योमेट्रिक बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, और ऊपर से ब्लेज़र, या फिर गर्मी आ गई तो गर्ल्स दुपट्टा रख देंगी, बॉयज़ मास्क रख देंगे, स्लीव्स रख देंगे, ये सब एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख देंगे, अगर स्पोर्ट्स वाले हैं और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लाते हैं तो सब कुछ कैसे कैसे ठूस के आ जाएगा। लेकिन न्यू बैग में सब कुछ नहीं आएगा, चेन बिगड़ने का डर रहेगा, बैग फटने का डर रहेगा, उसको उतना फ्लेक्सिबल होते टाइम लगेगा, तो वो बैग भी हमारी तरीके से अडेप्ट हो चुका है पुराने वाला। सिमिलरली यहाँ पे बॉल की बात की जा रही है कि वो बॉल भी इस बच्चे के साथ खेलने में अडेप्ट हो चुका है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, अभी पहले हमने ये मेटाफर में पढ़ा था, अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन में। क्यों, फॉग कम्स ऑन फीट, ठीक है, फॉग के फीट नहीं होते हैं, ह्यूमंस के फीट होते हैं, फॉग आ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, तो ये सारी चीज़ें पर्सन की होती है जो कि यहाँ पे बताई गई है। देन ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बल मतलब ऐसे लंगड़ाते करते जाना, एंड देन ये आपकी बुक के बाहर का है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, यहाँ पे ही किसको बोल रहे हैं, डेथ को बोल रहे हैं, डेथ को एक ह्यूमन का प्रोनाउन दिया है ही, और बोला है कि डेथ मेरे लिए आके रुक गई, कहाँ से रुकी, कैसे रुकी, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, पर्सोनिफिकेशन, डेथ को ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है। आई होप ये आपको बहुत आसान लगा होगा क्योंकि पर्सोनिफिकेशन है ही बड़ा आसान। फिर आते हैं अपोजिट पेयर्स, जैसे हमने सिमिली मेटाफर किया था ना कि सिमिलर करने के तरीके, यहाँ पे अपोजिट करने के तरीके एक साथ जोड़े जाते हैं। सबसे पहले एंटीथेसिस, तो इसमें तो आपको बस अपोजिट वर्ड्स एक लाइन में मिल जाने हैं, सो इजी, अप डाउन, नियर फार, कम गो, खत्म, बस यही करना है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, इसमें बता दो तो फटाफट से क्या होगा, सोचो एक बार माइंड में, सिल्वर गोल्ड, ज़्यादातर बच्चे यही सोचने वाले, सिल्वर गोल्ड अपोजिट नहीं होता, सिल्वर गोल्ड कहाँ से अपोजिट होगा, स्पीच एंड साइलेंस, सिल्वर और गोल्ड तो दोनों ही मेटल है, वो तो एक ही थाली के चटे बटे हैं, दोनों सेम हैं, एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन स्पीच मतलब बोलना, साइलेंस मतलब चुप रहना, ये होता है एंटीथेसिस, अपोजिट वर्ड्स, विन लूज, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यू और सम रिपीटेशन हो रहा है ना, रेपिटेशन हो रहा है, और सिल्वर गोल्ड वो तो अलग ही चीज़ है, उसका कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन भी हो रहा है एक ही लाइन में, और एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड्स भी साथ में लिखे जा रहे हैं। एंटोनिम्स, इस पर ध्यान देना है। ऑक्सीमोरॉन पे क्या ध्यान देना है, इसमें भी अपोजिट होंगे लेकिन एग्जैक्टली एंटोनिम्स नहीं होंगे, अपोजिट अप डाउन की जोड़ियाँ नहीं होगी, अपसाइड डाउन, जैसे अगर कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जब उल्टा एकदम पूरा व्यू, हम फ़ोन को उल्टा पकड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, अपसाइड डाउन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन हमारा। फाइन। अपोजिट थॉट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, एक कंपाउंड वर्ड की तरह देखे जाते हैं, जैसे बिटर स्वीट, बहुत कड़वा है लेकिन अच्छा है, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर स्वीट, उस तरीके से। इन हिज क्वाइट रेज, आपकी बुक में लिखा है इन हिज क्वाइट रेज, क्यों क्वाइट रेज, रेज मतलब तो गुस्सा, एग्रेशन, तो फिर क्वाइट कैसे, दबा के रखी है अपने गुस्से को, ठीक है। सच पीपल ऑलवेज एक्ट नेचुरली, एक्ट नेचुरली, एक्ट
और नेचुरल, है ना, कुछ डिफरेंट है। हम बोलते हैं इसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है, मस्त एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो समझ में आता है कि वो रहे इस तरीके से रहे हैं एज एन एक्टर के जैसे अगर कोई रियल पर्सन पे वो पूरा सिचुएशन हो रहा है तो वो इसी तरीके से रियल में नेचुरली एक्सप्रेस करेगा। और जस्ट बिकॉज वो एक्टर्स हैं और उस सिचुएशन को एक फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग के लिए कर रहे हैं तो वो उसे एक्टिंग कहेंगे, लेकिन वो बहुत नेचुरल है। अगर उस पर बीत रही है तो वो यही रिएक्ट करेगा, दैट इज़ ऑब्वियस। पर सम पीपल ऑलवेज एक्ट नेचुरली, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो झूठ मूठ की एक्टिंग करते हैं फिर भी बहुत नेचुरल लगता है और हम धोखे में आ जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। तो ये क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इमेजरी पे। इमेजरी मतलब क्या? एक इमेज बन रही है, यस एक इमेज बन रही है। ध्यान रखना है हमको कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उस पर बात की जा रही है। 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी इमेजरी बता रहे हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये पांचों में से किसी भी एक सेंस ऑर्गन को एक्टिव कर दे ऐसी लाइन हमारी इमेजरी होती है। किसी भी एक हमारे फीलिंग को एक्टिव कर देता है तो वो पोएट की एक कला है कि जिससे हम बहुत डीपली पोएम के अंदर घुस जाते हैं। जैसे अगर एक बेसिक सा और बहुत फेमस पोएम का लाइन बताऊं, आपने शायद लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, 2 roads diverged in a yellow wood। जब भी खुद पढ़ो या फिर कोई टीचर आपको ये पढ़ा रही हो तो एक माइंड में इमेज बन ही जाती है, विजुअल इमेजरी। आंखों के सामने एक सीन आ जाता है कि येलो कलर का जंगल है, ऑटम सीजन चल रहा है, एक ट्रैवलर बैग लेके खड़ा है और वो उसके सामने ऐसे वाई इंटरसेक्शन 2 रास्ते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और वो बस देख रहा है किस पे जाऊँ। तो ये एक इमेजरी बन ही जाती है बच्चों, वेरी कॉमन। तो वो इमेजरी का काम है कि पोएट्स ऐसे यूज़ करते हैं, स्पेशली ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मान लो कोई डिश बतानी है तो वो इस तरीके से बताएंगे। अगर अच्छी बता रहे तो हमको खाने की इच्छा हो जाएगी, अगर बुरी बता रहे तो हम सोचेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा है कि मैं मैगी में जैम डाल के खाऊँ, पोएट ने अगर ऐसे कुछ लिखा है दैट शी वॉज सो स्टूपिड ईटिंग मैगी एंड जैम, ऐसा कुछ अगर पोएम लिख दिया है तो हम क्या सोचेंगे? हमारे माइंड में पहले मैगी का टेस्ट आएगा, फिर जैम का टेस्ट आएगा। हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि ये साथ में कैसे लगेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। दैट इज़ ऑल इमेजरी। देखते हैं वर्ड्स क्या क्या यूज़ किए गए हैं। विजुअल तो आइज़ के लिए है, ठीक है, ऑडिबल ईयर्स के लिए, यहाँ तक तो समझ में आता है हमको। गस्टेटरी मतलब टंग, हमारे टंग मतलब हमारे टेस्ट बर्ड्स जब एक्टिव हो जाता है कुछ भी इस तरीके का देख के, दैट इज़ गस्टेटरी इमेजरी। आपको याद सिर्फ इमेजरी रखना है, ये उसके कुछ टाइप्स हैं। नोज़, जब भी स्मेल रिलेटेड कुछ फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है कि हम उस चीज़ की स्मेल याद करने लग जाए, येस ओके आई नो हाउ द मोगरा स्मेल्स, ये पता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑल्फैक्टरी। एंड टेक्टाइल, टच, मान लो कुछ बहुत सॉफ्ट सी बात हो रही है या फिर कुछ कांटे वाली बात हो रही है, बहुत सारे कांटे आ गए तो हमको भी कभी ना कभी इंजेक्शन या कांटा लगा होगा तो उसका याद आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखें अगर तो यहाँ लिखा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, समझ में आ गया कि एक अंधेरे में रात में जंगल की बात की जा रही है जहाँ पे अच्छे ट्रीज है जो देखने में सुकूनदायक हैं। द गोल्डन सन मेल्टेड बिहाइंड द पर्पल हिल्स, इवनिंग पूरा सनसेट का इमेजरी क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे सन हिल्स के नीचे हिल वाला इमेजरी है तो वहाँ पे सन सेट हो रहा है और पर्पल पूरा पिंक पर्पल टाइप का स्काई हो गया है। द थंडर रोड एंड द विंडोज रैटल्ड लाउडली, हमको भी हमारे घर पे जब बारिशों में विंडोज़ खड़खड़ाती है या फिर बिजली की आवाज़ आती है तो वो याद आ जाएगी। द सेंट ऑफ फ्रेश रेन ड्रिफ्टेड थ्रू द गार्डन, ये तो अभी ही पढ़ के हमको बारिश की खुशबू आ जाती है, राइट। ओके, द लेमनेड वाज स्वीट एंड टैंगी ऑन माई टंग। तो इस तरीके से कोई भी फूड हो, चाहे स्मेल हो, चाहे सुनने का, देखने का, फील करने का, कोई भी सेंस ऑर्गन हमारा अगर एक्टिव हो रहा है रीडिंग करके तो वो सब की सब आप इमेजरी में डालेंगे। द आइसी विंड स्टंग ऑन माई चीक्स, हवा बहुत तेज़ थी तो ड्राइनेस हो रही थी, फील हो रही थी। द वेलवेट ब्लैंकेट फेल्ट सॉफ्ट एंड वार्म, ब्लैंकेट अगेन इट इज़ फॉर द टैक्टाइल वन, टच के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट कम्स ओनोमैटोपिया,
हमको पता चल रहा है ओनोमेटोपिया यहाँ पे साउंड को बोल रहे हैं। किसी भी तरीके का साउंड नेम या फिर साउंड वॉइस अगर पोएम में लिखी गई है, काफ़ी बार ऐसे लिख देते हैं द बेल रैंग ओनोमेटोपिया। अच्छा, अब ऐसे लिखा है बेल रैंग ट्रिंग ट्रिंग, दैट इज ऑल्सो ओनोमेटोपिया। काफ़ी बार ऐसे पोएट्स आवाज़ भी लिख देते हैं, ट्रिंग ट्रिंग लिख देंगे, कोई एनिमल की आवाज़ लिख देंगे, कुछ भी इस तरीके से। बज वेंट द बी, बज, तो ये क्या ऐसे बी बज 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 ऐसे ही जाती हैं। हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर, तो क्लैंग क्लैश रोर ये सच में कोई आवाज़ का नहीं है। हाँ, इस तरह की थोड़ी आवाज़ होती है क्लैंग ऐसे, लेकिन कुछ बहुत ज़ोर से गिरा, कुछ मेटल टाइप, या फिर कोई बहुत ज़ोर से ऐसे क्लैश हुआ, किसी ने दहाड़ा एनिमल ने, वो सारी बातें यहाँ पे एक ही लाइन में ये वर्ड्स खाली नेम लिखे हैं, साउंड नेम लिखे हैं, सच में साउंड प्रोड्यूस करके लिखा नहीं गया है। द साउंड ऑफ साइलेंस इज शाटर्ड। अब ये एक इमेजरी का भी एग्जाम्पल है, ऑडिबल इमेजरी का एग्जाम्पल है कि हमारे कान में एकदम जब सबसे साइलेंट मोमेंट होगा वो याद आ जाएगा, या एकदम से सब कुछ चुप हो गया होगा आसपास, एक्स्ट्रा आवाज़ें जो आती रहती है वो नहीं आ रही। एक हवा की भी आवाज़ होती है, एसी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, और बाहर स्ट्रीट पे जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं तो कुछ तो आवाज़ आ रही होती है, ये लाइन पढ़ते ही एकदम से चुप हो जाती हैं। द साउंड ऑफ साइलेंस इज़ शैटर्ड, जो चुप्पी थी अब वो बिखर चुकी है, अब शोर हो रहा है। ठीक है, तो ये ओनोमेटोपिया भी है और ये इमेजरी भी है। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। नाउ इन्वर्जन, इन्वर्जन का दूसरा नाम एनास्ट्रोफ भी होता है। हम इन्वर्जन से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि याद रखने में बहुत बेहतरीन और बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, इन्वर्जन नाम से पता चल रहा है सब इधर उधर उलट पलट कर दिया है। जब कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को इधर उधर करके लिख देते हैं, दैट इज़ इन्वर्जन। अब अगर मैं कह दूँ कि 14 ईयर्स, आई एम 14 ईयर्स, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब इस चीज़ को लिखा कैसे जाएगा? 14 years going school was I was 14 years and going to school, ना, 14 years going to school was I। इस तरीके से जब पोएम बनाई जाती है तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, एक्चुअल सेंटेंस क्या होना चाहिए इंग्लिश प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से? इफ यू व्यू अ बीस्ट while स्ट्रोलिंग फोर्थ, है ना, ये होना चाहिए था। इसको लिख कैसे दिया है? वाइल हटा दिया है, और इफ़ यू व्यू अ बीस्ट स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। क्या ज़रूरत है ऐसे लिखने की, लेकिन पोएम में राइमिंग वर्ड्स करने के लिए लिख देता है। इन द नाइट स्काई शिमर्ड द मून वॉज शिमरिंग, ना, शिमर्ड द मून। पेशेंस आई लैक, मुझ में धीरज नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ, मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, पेशेंस नहीं है। आई लैक पेशेंस ऐसे नहीं लिखा है, पेशेंस आई लैक। एंड द लास्ट वन इज 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। आई सॉ 10,000 पीपल, 10,000 एनिमल्स, वट एवर इट इज़, पर उल्टा लिख दिया। 10,000 आई सॉ आई एट अ ग्लैंस, एक नज़र में 10,000 दिख रहे थे। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पे? इन्वर्जन है। ये नाम आप याद रखेंगे। इसी का दूसरा नाम है एनास्ट्रोफ। काम एक, नाम अनेक। चलिए, नेक्स्ट कम्स अल्यूजन। अल्यूजन बहुत आसान है। मोस्टली मैं अगर ये कहूँ जीएससीबी करिकुलम में आता भी नहीं है तो भी चले, लेकिन ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बुक की एक पोएम में फॉलो हो रहा है, अल्यूजन आ रहा है, लेकिन जीएससीबी करिकुलम में नहीं मानते हैं। हमें आना चाहिए, कभी पूछ ले, हार्ड पेपर है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमको सब आता है। तो अल्यूजन क्या होता है? बेसिकली कोई भी रियल लाइफ या वेरी फेमस कैरेक्टर, प्लेस, पर्सन, कोई भी जगह या कोई भी चीज़ ऐसी है जो बहुत फेमस है, उसका नाम। जैसे अब आपकी बुक में 3-4 एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बंगाल टाइगर, एशियटिक लायन, या फिर अमांडा पोएम में रैपुंज़ल बोला गया है। तो रैपुंज़ल तो एक डिज्नी कैरेक्टर है, इंटरनेशनली सब लोग जानते हैं कि रैपुंज़ल कौन है या फिर डिज्नी क्या प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली बंगाल टाइगर और एशियन लायन रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, वो रियल में लायन और टाइगर की एक स्पेशल ब्रीड है जो कि सबको पता है। तो अब ऐसे मान लीजिए बाहुबली बोल दे, या फिर कोई स्पेशल आर्मी वाले का नाम, या कोई बहुत बड़ी वॉर वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 को रेफर करके उस टाइम की कोई फेमस नेम को ध्यान में, या इंडिया है तो पहले के लीडर्स के नाम ले लिए, या फिर पहले के किसी पर्सन जिसने कभी ना कभी टॉर्चर किया, उन सब के नाम ले लिए, तो वो सब क्या कंसिडर किया जाएगा? अल्यूजन कंसिडर किया जाएगा। जैसे बंगाल टाइगर एंड रैपुंज़ल यहाँ पे लिखा गया है, तो ये एक तरीके से कैरेक्टर्स हैं।
नेक्स्ट वी गो टू ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट ट्रांसफर हो रही है, एडजेक्टिव एक है वो ट्रांसफर हो रहा है, किसी और पे ट्रांसफर हो रहा है। एक एडजेक्टिव जिसका बहुत गहरा मीनिंग है, जो किसी और चीज़ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने पहले भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए जिसमें, जैसे मैंने बताया था मेरीली बाउंसिंग। अभी ये बोल कौन रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं, बॉल के लिए बोल रहे हैं, बॉल बाउंस कर रहा है। लेकिन मेरी कौन है, बच्चा हैप्पी है, बॉल भी उसके साथ उतना अडेप्ट हो गया है कि ऐसा लग रहा है बॉल भी हंसते हंसते जा रहा है, खुश है बॉल, ये बच्चा खेल रहा है अगर तो, लेकिन वो चीज़ है तो बच्चे के लिए की। तो ये बॉल का एडजेक्टिव ट्रांसफ़र होकर के जा रहा है बॉय के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। सबसे पहले तो ऑक्सीमोरॉन भी हो रहा है, नोबल और वाइल्ड, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब बीस्ट के ऊपर वाइल्ड बोल रहे हैं और नोबल उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि वो नोबल ही आएगा, बिल्कुल एक नोबल ह्यूमन या नोबल गेस्ट आपको आके कैसे नमस्ते बोलते हैं उस तरीके से आके वो आपको हेलो बोलेगा। द रेस्ट इज़ द पोएम्स मीनिंग। पर ये क्या है, एडजेक्टिव ट्रांसफ़र हो रहा है, वाइल्ड बीस्ट के ऊपर नोबल का एडजेक्टिव ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर दूसरी एक लाइन है नॉट योर येलो हेयर। इस पोएम में येलो हेयर है, गोल्डन येलो जो कलर होता है, हनी कलर होता है, वो एक ब्यूटीफुल गर्ल के हेयर्स हैं और पोएट उस गर्ल की ब्यूटी के ऊपर ये पोएम लिख रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक की है, आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी ये पोएम भी। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे ये येलो हेयर्स उसकी ब्यूटी बता रहे हैं, तो ना कि सिर्फ यहाँ पे हेयर के कलर को येलो बोला जा रहा है, बल्कि येलो एडजेक्टिव दे करके जो येलो हेयर कलर का होता है वो सुंदर होता है। तो वो ब्यूटी को, पूरे ब्यूटी वर्ल्ड को वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि येलो हेयर्स वाले सब ब्यूटी वर्ल्ड में होते हैं, और भी होते हैं लेकिन येलो हेयर्स वाले तो होते ही हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड हियर इट इज़ द स्लीपलेस नाइट। द स्लीपलेस नाइट किसको बोला जाता है, द स्लीपलेस तो पर्सन होता है। नाइट कब से स्लीपलेस होने लगी, उस रात कोई भी नहीं सोया, ऐसे नहीं रहता है। पर्सन स्लीपलेस होते हैं, नाइट स्लीपलेस नहीं होती है। तो यहाँ पे पर्सन का एडजेक्टिव नाइट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ नाइट रेफर कर रही है एक पर्सन को, स्लीपलेस पर्सन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हुए फिर हमारे पास दो टॉपिक आ जाते हैं जो कि सेम जैसे हैं, जैसे पैराडॉक्स और आयरनी। ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे रहते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब कुछ उल्टा बता देना या गलत बोल देना। सबसे पहले आयरनी, तो वो तो खुद ही में एक झूठ है, सरकाज़म है, ठीक है। यहाँ आयरनी इज समथिंग बिटवीन रियलिटी एंड व्हाट इज प्रिटेंडेड। जैसे लेटर टू गॉड में होता है, रियलिटी क्या है, उन्हें हेल्प किया, सामने क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है, उसी ने उनको चोर बोल दिया, उन्हीं लोगों को चोर बोल दिया, दैट इज़ आयरनी। मान लीजिए हमारी 11-12 बजे की क्लास में, 11 बजे की क्लास में अगर कोई 11:30 या 12 बजे आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, अरे बेटा और देर से आते हैं, इतना जल्दी कैसे आ गए। दैट इज़ आयरनी, मैं टॉन्ट कर रही हूँ, सरकाज़म में बोल रही हूँ, दैट इज़ आयरनी। अफ्रेड ऑफ डार्क द एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर्स कब से डार्क से डरने लग गए। यहाँ पे लिखना था इन लव विद द डार्क, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को तो पसंद आता है अंधेरा, तो उसको सरकास्टिकली कैसे बोला, अरे ये तो डरता होगा। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है मुझे नहीं पसंद है, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या बोलेंगे, अरे देख तेरे बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं, अरे देखो तेरे तुम्हारे फेवरेट पर्सन आ रहे हैं, फेवरेट टीचर आ रहे हैं, कोई टीचर हमको नहीं पसंद, कोई स्टूडेंट हमको नहीं पसंद, तो वो क्या बोलेंगे, अरे इनका फेवरेट स्टूडेंट आ रहा है, इनका तो बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बेस्ट फ्रेंड आ रही है, यही चीज़ चलती है, ठीक है। दैट इज़ आयरनी, उल्टा बोल रहे हैं। टाइटैनिक इज़ द अनसिंकेबल शिप। दुनिया का सबसे बड़ा आयरनी, पहली ही बार में अपने पहले ही सेल में दुनिया की सबसे बड़ी और अनसिंकेबल शिप डूब गई। चाहे टूट के कैसे भी, जो भी आइसबर्ग वगैरह जो भी स्टोरी रहा होगा, लेकिन द अनसिंकेबल शिप संक, ठीक है। टाइटैनिक इज एन अनसिंकेबल शिप या वॉज द अनसिंकेबल शिप, ये खुद में एक सबसे बड़ा आयरनी का एग्जाम्पल है। देन कम्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ही लाइन में बस ये बताना चाहूँगी कि ये खुद ही सवाल है और खुद ही उसका गलत जवाब है। सेंटेंस पढ़ के इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे बता रहे कि वो एक फैक्ट है, यही होता है, लेकिन ये हो कैसे सकता है। लेस इज़ मोर, कम है कि ज़्यादा है, जितना कम है अच्छा है, जितना ज़्यादा है बुरा है, छोटा है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, खुद ही खुद को कम है कि ज़्यादा है, लेस और मोर, लेस इज़ मोर। जितना लेस
फॉर एग्जाम्पल एरोगेंस रहेगा उतना मोर वैल्यू रहेगा, जितना मोर वैल्यू रहेगा उतना लेस एरोगेंस रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर किसी को डीपर मीनिंग नहीं पता, ये तो पूरी पोयम में अगर ये इतना लाइन आएगा तब हम समझ पाएंगे ना ये मीनिंग। बस लेस इज मोर लिख दूंगी, जैसे इतना लिख दिया है, तो कोई ये मीनिंग थोड़ी ना सोच पाएगा, वो तो बोलेगा लेस और मोर लिखना होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो जब ऐसा हमको लगे तो हम समझ जाएंगे कि ये पैराडॉक्स है। और उससे ऊपर बताया है द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। एक फैक्ट बता रहे, ये दोनों सच बातें हैं, फैक्ट बता रहे, लेकिन हम पढ़ने में इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको लगेगा ये तो झूठ है, खुद ही में सवाल है। द ओनली कांस्टेंट, हर चीज़ जो हमेशा रहती है हमारे पास, दैट इज चेंज। हर बार एक ही, हर किसी की लाइफ में एक चीज़ हमेशा रहती है जीने से मरने तक, वो है बदलते रहना। एक ही चीज़ रहती है, बदलते रहना, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ चेंजिंग इज द कॉन्स्टेंट एक्टिविटी वी फॉलो। ये बात कोई भी पोइट, मतलब जिनने भी यूज़ किया है, वो बताना चाहते हैं। और इस तरीके से इस कन्फ्यूजन में जो भी लाइन्स रहती है और वो हमको लगे फैक्ट है, यही होता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, गलत सही कुछ नहीं, यही होता है, तो दैट इज़ पैराडॉक्स। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। फाइन। देन कम्स हाइपरबली। हाइपरबली एक ओवर स्टेटमेंट है, ये एक्स्ट्रा बताया जाता है, ऐसा कह सकते हैं हम, कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। जैसे उसने रो रो के नदियाँ बहा दी, बहुत सारी नदियाँ बह गई, वो रो रही है, तो एक भी नदी नहीं बही। मैंने आज दिन में 1000 पेपर चेक कर लिए, हज़ारों बच्चे होते हैं, दिन भर बात करते हैं, ऐसे वैसे सवाल पूछते हैं। 1000 बच्चे नहीं होते, 1000 पेपर भी नहीं होते एक दिन में, ठीक है। बोलने की बात है कि आज पूरा दिन मॉर्निंग टू नाइट सिर्फ पेपर्स चेक किए हैं और थक गए हैं, तो उसमें 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, लेकिन बस उससे ज़्यादा नहीं। और वो भी कब, जब पूरा दिन बैठे हैं तब इतने पेपर हो सकते हैं। हज़ारों पेपर, लाखों बच्चे, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एक ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी, जो कि झूठ होगी। अनइंटेंशनली हम ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे, या फिर इंटेंशनली कभी कभी बता करके कि बहुत हो रहा है, अब बस करो, कि भाई बहुत पेपर चेक कर लिए, कितने पेपर, या फिर कितना रोगी, नदी बहा दी तुमने। तो ये सारे वर्ड्स इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोले जाते हैं। सेंटेंस इतना सा है, उसको राय का पहाड़ करके बताया जाता है। आई विल लव यू टिल द सीज गो ड्राई। अब ये समझेंगे कि ये तो पैराडॉक्स हो गया, सी कैसे, पर ये कोई फैक्ट नहीं है और ये पैराडॉक्स भी नहीं है। मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या निकलेगा। आई विल लव यू तो हम समझ जाते हैं। टिल द सीज गो ड्राई, जब तक समुंदर सूखेगा, जो कि कभी नहीं होने वाला, लेकिन हम अभी से कैसे कह दें कि कभी नहीं होने वाला। हमारे जीते जी होना मुश्किल है। अभी हम 10, 15, 20, 30 साल के हैं जब हम ये सेंटेंस किसी व्यक्ति को कह रहे हैं। हम 50, 60 साल के बूढ़े हो गए, हम किसी व्यक्ति को ये सेंटेंस कह रहे हैं। तो टिल द सीज गो ड्राई, जब भी सी ड्राई होगी, ऑफ कोर्स होगी, तब तक हम रहने वाले हैं। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी तब तक तो नहीं रहने वाले हैं। तो समुद्र सूखेंगे तब तक प्यार करेंगे, ऐसे नहीं हम जब तक जिएंगे तब तक नहीं, समुद्र सूखेंगे तब तक प्यार करेंगे। तो ये एक टाइप का ओवर स्टेटमेंट हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। आई हैड अ रिकलेक्शन ऑफ 1000 ड्रीमी फैंसीज, ये आपकी पहले की किसी पोएम का लाइन है। 1000 ड्रीमी फैंसीज, हम पुरानी बातें याद करते हैं, ठीक है। हमेशा कोई एक मोमेंट चल रहा होता है तो उसके रिलेटेड काफ़ी बार बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है। लेकिन 2 बातें, 5 बातें, 10 बातें, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब 10-10 बातें बोलेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन 1000 नहीं, इतना नहीं होता। माई फ्रेंड्स डाई आउट ऑफ लाफ्टर व्हेन आई क्रैक अ जोक, बहुत हंसते हैं। आई एम अ कॉमेडी पर्सन, आई एम अ जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन, बहुत हंसते हैं। बट हर बार मैं जोक सुनाती हूँ, हर बार कोई दोस्त मर जाता है, ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इज़ एन ओवर स्टेटमेंट। वो बहुत हंसते हैं, उसको लिखे डाई आउट ऑफ लाफ्टर, दैट इज़ अ हाइपरबली। ऐसे हाइपरबली 10th में भी है, आपकी कोर्स में भी है, और JSAB करिकुलम में कंसिडर भी किए जाते हैं। चलिए, लिटोट्स, हम साइन देख के ही समझ गए कि लिटोट्स क्या होता है। नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर, लिटोट्स, ठीक है। कभी भी किसी भी लाइन में एक पॉजिटिव तरीके से नो, नॉट, नेवर लिखा है तो आंख बंद करके हम लिटोट्स लिख देंगे। नॉट इन दिस लैंड, वो चोर जो है कभी भी इस दुनिया से तो बच के नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव बात है, नहीं निकलना चाहिए, ओके पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हुआ है एक पॉजिटिव चीज़ के लिए। द वुमन वॉज नॉट एज यंग एज शी लुक्ड, वो उतनी यंग नहीं थी अब, ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों नॉट लगाया जा रहा है, वो समझ में। और नॉट बैड मीन्स गुड,
अच्छी बात है, अच्छा तरीका है, ठीक है, दैट इज लिटोड्स। अपोजिट ऑफ हाइपरबोली इन अ वे दे कन्वे एन अफर्मेटिव, इसमें कुछ ओवर स्टेटमेंट नहीं होता बल्कि अंडर स्टेटमेंट, इसको हम एक तरह से अंडर स्टेटमेंट समझ सकते हैं। जैसे हाइपरबोली को ओवर स्टेटमेंट समझा ना हमने, वैसे लिटोड्स एक अंडर स्टेटमेंट होता है कि चीज़ में नो नॉट नेवर लगा करके कम कर देते हैं, ठीक है। आगे आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी किसी भी डेड या एब्सेंट या अनएनिमेट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू कॉल समबडी ओवर माई फोन, कहाँ गया नंबर, क्या नंबर था याद नहीं आ रहा, ओके उठा लो फ़ोन, आई एम स्पीकिंग द नेम ऑफ द पर्सन, अरे पापा कॉल उठा लो, ठीक है, कहाँ है पापा, अभी नहीं है, फ़ोन पे भी नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं से अकेले अकेले बात कर रही हूँ, फ़ोन लगने से पहले बात कर रही हूँ, दैट इज़ अपोस्ट्रोफी। इफ़ आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई बाइक, स्टार्ट हो जा, क्यों नहीं हो रही है, वी विल टॉक। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे अकेले अकेले बहुत सारी बातें, कभी कभी ठीक है बहुत सारी बातें करते हैं, तो जब भी हम बुला करके बात करते हैं दैट इज़ अपोस्ट्रोफी, लेकिन वो व्यक्ति उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ उस टाइम पे जवाब देने जैसी नहीं होनी चाहिए। दिस कॉफ़ी विंड्स कम सॉफ्टली, हम विंड को बोला अरे थोड़ा धीरे से आओ, कपड़े सूख रहे उड़ जाएंगे, डजंट हैपन दैट वे, विंड आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू अस, ठीक है। अपोस्ट्रोफी ऐसे काम करती हैं, ओके। मेटोनिमी एंड सिनेक्डोक, यहाँ पे भी फिर से आपको दो सेम टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच से मिलना रहेगा, मेटोनिमी और सिनेक्डोक। ये भी आप जानते ही होंगे, स्कूल में सिखाते हैं। मेटोनिमी का एक अदर फॉर्म अगर मैं कहूँ तो सिनोनिम से आपको याद रखना है, और सिनेक्डोक आपको स्कूल में सिखाते होंगे कि कहीं पे भी बॉडी पार्ट दिख जाए कोई भी लाइन में तो वो लाइन को आप सिनेक्डोक कह देंगे। अब दोनों के डीपर मीनिंग्स में जाते हैं। मेटोनिमी सिनोनिम ज़रूर होता है कि वो क्या करता है कि कोई भी डायरेक्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, उसके बदले कुछ और बोलेंगे। मेरे बाल अच्छे हैं बुरे हैं, स्ट्रिंग्स मेटोनिमी है, क्यों बाल हेयर्स नहीं बोला, क्यों स्ट्रिंग्स बोला, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छा लेक है, ओशन है, रिवर है, उसके बदले वाटर लिख दिया है, तो वाटर हम क्या समझेंगे, एक ग्लास में भी पानी तो पानी होता है, मैंने उसमें डाइव मार दी तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा वाटर बॉडी होगा, स्विमिंग पूल लेक वटेवर होगा कि हम उसमें डाइव मार सकें। दैट काइंड ऑफ थिंग इज मेटोनिमी, ठीक है। वी लव्ड द इटालियन बेक्ड डिश एट द पार्टी, डिश अच्छी लगी, क्रॉकरी सेट, प्लेट अच्छा लगा नहीं, उसमें जो खाना था वो अच्छा लगा, तो यहाँ पे फूड के बदले, इटालियन फूड आइटम के बदले क्या बोल रहे हैं हमको, बेक्ड डिश। द फार्मर नीडेड सम हैंड्स फॉर हिज फील्ड, हैंड्स क्यों, some people to help him with the work, pen is mightier than the sword, यहाँ पे पेन बोला जा रहा है राइटिंग स्किल्स को, स्वॉर्ड बोला जा रहा है वॉर को, कि कोई भी चीज़ अग्रीमेंट बेस्ड अगर सही चल रही है वो वॉर से तो ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम वॉर करते हैं आज फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज का वट एवर वॉर चल रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे वॉर ख़त्म होता है, एक रिजल्ट आता है, कंट्री ए या कंट्री बी जीत जाती है, तो मान लीजिए कंट्री ए जीत गई, ये इतना एरिया अब उनका हो गया, दैट इज़ नॉट परमानेंट, वो वापस ले लेंगे अगली वॉर में। वही अगर कुछ अग्रीमेंट है, लिखा हुआ है, अगर टाइम पीरियड के लिए है तो उतने टाइम तक, उस अगर कोई टाइम बिना का है तो फॉरएवर के लिए हो जाती है वो चीज़, या जब तक अगली बार बहुत मतलब ऐसे चेंज नहीं होती है राइटिंग्स इतनी जनरली, तो वो क्या हो जाता है, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, तलवार से, गन से, इन सबसे भी ज़्यादा पावरफुल पेन रहती है, कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि डायरेक्टली लिखने के बदले सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं। अब सिनेक्डोक का मतलब सिर्फ अपने ह्यूमन या एनिमल बॉडी पार्ट्स की बात नहीं हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का अगर एक छोटा हिस्सा बताया जा रहा है, पेन के बदले अगर प्लास्टिक बोला जा रहा है तो ये पेन प्लास्टिक की है चलेगा, मेटल की है तो मेटल बोला जा रहा है चलेगा, ठीक है। बाइक को, कार को मेटल बोल दिया अगर किसी ने तो चलेगा वो चीज़। चलिए, माई फ्रेंड हैज़ अ वाइड कलेक्शन ऑफ ग्लासेस, क्यों ग्लासेस, चश्मे को बोल रहे हैं ना, स्पेक्टिकल्स बोलो, गॉगल्स बोलो, ग्लासेस क्यों, क्योंकि उसमें भी दो कांच होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं। अ बॉडी पार्ट, दैट इज सिनेक्डोक। अब ग्लासेस एक सिनोनिम भी है देखने जाएं तो मेटोनिमी में भी आ सकता है स्पेक्टिकल्स का, है ना, स्पेक्टिकल्स को ग्लासेस बोला जाता है, सचमुच बोला जाता है, तो वो मेटोनिमी भी हुआ। सारे के सारे सिनेक्डोक मेटोनिमी नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन सारे मेटोनिमी सिनेक्डोक ज़रूर होते हैं। ये सब के सब एक एक बार तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट है, राइटिंग के लिए पेन चाहिए,
वॉर के लिए स्वॉर्ड चाहिए, हैंड्स यानी पीपल के हैंड्स होते हैं। एक फूड आइटम डिश के बिना थोड़ी ना होती है, डिश में ही सर्व करेंगे ना। तो हर मेटोनिमी सिनेक्डॉक ज़रूर होता है, लेकिन सारे सिनेक्डॉक मेटोनिमी नहीं होते हैं। ऑल हैंड्स ऑन डेक, अगेन ये वही बात हो रही है कि सारे हाथ काम करने वाले लोग आ जाओ। द क्राउन विल फाइंड एन हेयर, क्राउन यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? क्राउन किंग को बोला जा रहा है। किंग का एक बॉडी पार्ट हो जाता है क्राउन। अगर क्राउन नहीं पहना तो वो व्यक्ति राजा नहीं है। राजा होना ही खुद में ये बात है कि क्राउन पहना ही होगा, ताज बिना का राजा नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द क्राउन विल फाइंड एन हेयर, किंग अपने बाद उसका बेटा बन रहा है, भतीजा बन रहा है, कि फैमिली मेम्बर नहीं है तो किसको बनाना है, वो ढूंढ के ही किंग अपना क्राउन छोड़ता है। तो क्राउन हमेशा, और क्राउन को पता है कि अगला सिर कौन होगा। क्राउन को हर वक्त ये चीज़ पता रहती है, किंग को हर वक्त ये चीज़ पता रहती है कि मैं जाऊँगा मेरे बाद कौन राजा बनेगा, उसको हर बार ये पता रहता है। तो ये क्या है? ये बॉडी पार्ट्स है। इसीलिए हम मेटोनिमी और सिनेक्डॉक को अलग अलग समझते हैं, नहीं तो दोनों के कहीं ना कहीं मीनिंग्स सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से दो टॉपिक सिमिलर हमको दिए हैं, एक पन और एक टॉटोलॉजी। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं। एक है वो अजीब से वर्ड्स बोलेगा कि जिसका एक वर्ड मतलब अलग अलग होते हैं, और दूसरा है वो अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करके एक ही छोटा सा मतलब निकालेगा। दोनों में बस यही डिफरेंस है। अगर हम पन देखने जाएं तो पन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे कि जिनका कुछ और भी मीनिंग निकलता है। द कंप्यूटर चिल्ड आउट ड्यू टू ओपन विंडोज़ यूज़ कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट, उसकी वजह से कंप्यूटर चिल्ड आउट हो गया या ओवर हीटेड हो गया, सिस्टम हैंग हो रहा है। तो ये विंडो खुली थी, गर्म या ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए कंप्यूटर बिगड़ा? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पे विंडोज़ के दो मीनिंग निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो रीडर क्या समझेगा कौन सा वाला विंडोज़ है। फिर अ फार्मर बिल डाइड इन द हाउस, बिल नेम, नाम भी होता है ना लोगों का बिल, तो वहाँ अ फार्मर नेम्ड बिल, अ फार्मर डाइड इन द हाउस। इस तरह से जब भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक ही वर्ड के दो मीनिंग है, होमोफोन्स होमोनिम्स जो हम समझते हैं, तो वो आ जाएंगे पन में। वहीं टॉटोलॉजी क्या है? एक ही चीज़ को दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करके बार बार बताई जा रही है, ओवर प्रेशर दिया जा रहा है उस पर फोकस करने के लिए कि हाँ तभी की बात है, उसी चीज़ की बात है। द सनसेट वॉज ब्यूटिफुल इन द इवनिंग, अगर सनराइज समझ ले आओ तो बाद में समझ लेना कि इवनिंग वाला, हाँ सनसेट इवनिंग में ही होता है, लेकिन डबल फोकस करके क्यों बोला जा रहा है कि काफ़ी बार जल्दबाजी में हम समझ लेते हैं द सनसेट वॉज ब्यूटीफुल, किसी को सनराइज पसंद है तो वो सनराइज समझ लेगा, सन ही पड़ेगा खाली, ठीक है। तो ईव लिखा है इवनिंग में, मतलब सनसेट की ही बात हो रही है। फ्री गिफ्ट, गिफ्ट फ्री ही होती है। कोई भी आप सेल का या फिर ऐसे ऑफर वाला कुछ भी देखेंगे, अ फ्री गिफ्ट ऑफ रुपीज़ दिस मच, अ फ्री गिफ्ट ऑफ वॉच, गिफ्ट्स फ्री ही होती हैं, पेड गिफ्ट नहीं होती। पेड गिफ्ट बोलेंगे तो ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या रहता है? फिगर ऑफ स्पीच में, टॉटोलॉजी के अंडर में आता है, और इस टाइप की है भी आपके बुक में, इस टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। और एक फिगर ऑफ स्पीच एक्स्ट्रा मैं आपको कह देती हूँ यहाँ पे, इंटरनल राइम। इंटरनल राइम ध्यान देना है, अगर कहीं पे दिख जाता है तो। इंटरनल राइम क्या होता है? जैसे एक 9th का आपका एग्जाम्पल है, यू ब्रॉट रेन अगेन। एक ही लाइन में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, ये राइम स्कीम में भी नहीं आता, एक ही लाइन में अगर राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, वहीं अगर आपको साथ में ही दे दिया है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो ये क्या हो गया? ये इंटरनल राइम हुआ कि दो राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं जो गिवन लाइंस हैं उनमें आ रहे हैं, तब इंटरनल राइम होता है। आई होप आपको सारी फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आपकी पोएम्स का टोटल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सारी फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ हो चुका है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे और सारी फिगर ऑफ स्पीच ढूंढेंगे, सभी लेसन्स की, सारी पोएम्स की। ऑलराइट, इसी तरह बाकी के टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।